Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पैथोलॉजी का टॉपिक है सेलुलर एडेप्टेशंस। तो सेलुलर एडेप्टेशंस हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए आप ध्यान से सुनिए। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि आपको बस ध्यान से सुनना है। इस बार भी वही बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली सेल्स इन होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं नॉर्मली होम्योस्टेसिस में रहती हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहती हैं, नॉर्मल फंक्शन करती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होम्योस्टेसिस मेंटेन है। यदि हमारे बॉडी के सेल्स पे कोई स्ट्रेस आता है तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए या उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हमारे बॉडी के सेल्स कुछ चेंजेस लाते हैं और चेंजेस लाके अपने आप को एडेप्ट करते हैं उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। तो क्या होती है सेलुलर एडेप्टेशन। हमारी बॉडी के सेल्स होम्योस्टेसिस में है, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, उन पे कुछ स्ट्रेस आया, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो अपने आप को कुछ चेंजेस ला करके अडेप्ट करते हैं ताकि उस स्ट्रेसफुल में सिचुएशन में रह सकें, नॉर्मल फंक्शन कर सकें। तो कुछ चेंजेस लाते हैं। यदि वो स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहा तो हमारे सेल में क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। वो इंजरी दो तरीके की होती है, एक तो रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो भी इंजरी हुई वो इंजरी ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल हो सकता है, रिकवर हो सकता है, तो होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। यदि वो सेल का जो डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, वो रिकवर ना हो पाए, यानी कि सेल की डेथ हो जाए, तो होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और सेल की डेथ दो तरीके से होती है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। पर आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर एडेप्टेशन, यानी कि हमारी बॉडी के सेल नॉर्मल है, नॉर्मल में कुछ स्ट्रेस आए, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सेल को सर्वाइव करने के लिए कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं उसे एडेप्ट करने के लिए। तो सेलुलर एडेप्टेशन क्या क्या चेंजेस लाते हैं, कैसे एडेप्ट करते हैं सेल उस स्ट्रेस को, उसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल स्ट्रेस कहने का मतलब हुआ कि कोई डिजीज हो गई, उस डिजीज से बचने के लिए हमारे सेल क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं। तो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस को एडेप्ट करने के लिए क्या क्या चेंजेस लाते हैं। ठीक, तो एक तो हुआ पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, दूसरा है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फिनोमेना है, उसको वैसा होना ही है, वो कोई डिजीज नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि मदर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट औरत में क्या होगा, प्रेग्नेंट मदर में यूटेरस की साइज बढ़ेगा। तो यूटेरस का साइज का बढ़ना वो कोई डिजीज तो नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो यूटेरस के साइज को बढ़ना है, उस सिचुएशन में एडेप्ट करने के लिए जो एडेप्टेशन होती है सेल में, वो पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेलुलर एडेप्टेशन क्या है आपको क्लियर समझ में आएगा। तो सेलुलर एडेप्टेशन क्या है, ये एक रिवर्सिबल है। ठीक है, जैसे ही वो स्ट्रेस हटेगा तो हमारी सेल्स वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक, तो रिवर्सिबल चेंजेस आना, किस चीज में, सेल में चेंजेस आना, स्ट्रक्चरल चेंज और फंक्शनल चेंज। क्यों आ रहे हैं चेंजेस, ताकि टू अलाउ सेल्स टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू इट्स फंक्शन। तो सेल अपना फंक्शन को कंटिन्यू रखे और सर्वाइव करे, इसलिए कुछ चेंजेस लाती है। वो चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, सेलुलर एडेप्टेशन। चलिए, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, कितने प्रकार के एडेप्टेशन होते हैं, सेल क्या क्या चेंजेस लाती है अपने आप में उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। हाइपरट्रॉफी, इस चेंजेस में क्या होती है कि हाइपर का मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा होना, ट्रॉफी मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, तो यानी सेल की साइज में इंक्रीमेंट होना, सेल अपने साइज को इंक्रीज कर लेगी ताकि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम कर सके। तो ये पहला एडेप्टेशन का टाइप हुआ। अगला क्या है, हाइपर प्लेसिया। प्लेसिया का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक, तो हाइपर मतलब ज्यादा, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाना, क्या होता है हाइपर प्लेसिया। एट्रोफी, एट्रोफी में क्या होता है कि सेल की साइज डिक्रीज हो जाती है। मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेल टाइप टू अनदर, यानी एक सेल टाइप अपने टाइप को बदल करके दूसरे टाइप में चेंज कर लेगी। जैसे कि यदि कोलमनार सेल है तो अपने आप को स्क्वेमस सेल में बदल लेगी, इपिथेलियल सेल में। ठीक, तो कोलमनार इपिथेलियल सेल स्क्वेमस इपिथेलियल सेल में बदल जा रही है, क्यों, ताकि उस सिचुएशन को अडेप्ट कर सके, उस स्ट्रेस को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो ये होता है मेटाप्लेसिया कि एक सेल अपने टाइप को चेंज करके दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है। डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया में क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता। ठीक है, तो डिसऑर्डर्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। तो 5 प्रकार के एडेप्टेशन होते हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रोफी, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। चलिए आगे देखते हैं, आप बस ध्यान से सुनते रहें, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा एक ब्रोंकियल सेल है। ठीक, ब्रोंकियल सेल देखें, ये नॉर्मल सेल है। यदि इसमें हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक, सॉरी हाइपरप्लेसिया होती है, तो देखें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा। यदि हाइपरट्रॉफी होती है तो देखो आप सेल की साइज बढ़ चुकी है।
यदि एट्रोफी है तो नॉर्मल सेल से ही छोटी हो गई है। ठीक है, आपको समझाने के लिए आप ध्यान से देखें, आप समझे। आप यदि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में हाइपरप्लेसिया हुआ तो सेल के नंबर बढ़ गए, हाइपरट्रोफी हुआ तो सेल का साइज बढ़ गया, एट्रोफी हुआ तो सेल का साइज छोटा हुआ। यदि मेटाप्लेसिया हुआ तो आप देखें वन सेल टाइप, ये जो सेल का टाइप है ये चेंज होकर के दूसरे सेल टाइप में बदल गई। आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, अभी आपको समझा देता हूँ। आप ये देखें, ये क्या है, इस पे सीलिया प्रेजेंट है। ठीक, इसके सेल पे सीलिया प्रेजेंट है पर इस पे नहीं है, यानी वन सेल टाइप दूसरे सेल टाइप में बदल गया। ये है डिस्प्लेसिया, यानी कि डिसऑर्डर सेलुलर स्ट्रक्चर। इसके आप न्यूक्लियस देखें अलग ही है, तो क्या है, अलग अलग बदल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। आप बस ध्यान से सुनते रहें, समझने की कोशिश करें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाइपरट्रॉफी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइपरट्रॉफी में फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, यूटेरस। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यूटेरस का साइज बढ़ता है ताकि उसमें बेबी रह सके। तो क्या है, उसमें यूटेरस का ग्रोथ होता है। यूटेरस का ग्रोथ होता है तो उसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल में कुछ देख लेते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल, तो जब हाइपरटेंशन होती है, बीपी ज़्यादा होने लगती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ती है, तो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता है किस पे, हार्ट पे। और उसके वर्कलोड को बढ़ने की वजह से जो हार्ट के मसल हैं उसमें कुछ बदलाव आते हैं, और वो बदलाव क्या आते हैं कि हार्ट के मसल इंक्रीज हो जाते हैं, तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसमें। ठीक है, आपने एक डिजीज पढ़ा होगा कार्डियोमायोपैथी, उसमें क्या होता है, हार्ट के मसल इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मसल का साइज बढ़ जाता है, तो यही है। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल इन एथलीट्स एंड जिमर्स, तो स्केलेटल मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं किस में, जिमर्स में और एथलीट्स में। जो जिम करते हैं आपने उनको देखे होंगे ना, बाइसेप ट्राइसेप्स, क्या है वो, एक्स्ट्रा ग्रोथ ही तो है, हाइपरट्रॉफी ही तो है, सेल के ग्रोथ ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाइपरट्रॉफी का मतलब है सेल का साइज बढ़ जाना। इसका मतलब स्वेलिंग नहीं होता। स्वेलिंग में क्या होता है, उसमें भी दिखता है कि सेल का साइज बढ़ गया, और स्वेलिंग अलग है, हाइपरट्रॉफी अलग है। स्वेलिंग में क्या होता है कि सेल में जो कंटेंट है वो बढ़ते हैं, पर हाइपरट्रॉफी जो है उसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं अभी समझा दूं, आप यहाँ पे देखें, ये हमारा नॉर्मल सेल है। ठीक, नॉर्मल सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, 2। ठीक, यदि हाइपरट्रॉफी हुआ तो इसमें देखें आप 3 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, यानी कि सेल के ऑर्गेनेल्स बढ़ रहे हैं। तो सेल के ऑर्गेनेल्स बढ़ने की वजह से ग्रोथ हो रही है, इसलिए स्वेलिंग नहीं है। स्वेलिंग में ऑर्गेनेल्स नहीं बढ़ते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में यानी फ्लूइड बढ़ जाते हैं। ठीक, तो सेल का साइज स्वेलिंग में जो बढ़ता है उसमें फ्लूइड बढ़ते हैं, और इसमें ऑर्गेनेल्स बढ़ रहे हैं। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है उसकी साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ती है यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो ओवरऑल साइज बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ब्रेस्ट कब बढ़ती है, प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन के टाइम पे। इस टाइम पे जो ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइपरप्लेसिया की वजह से, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट में। यूटेरस इन प्रेगनेंसी, अभी मैंने इसको बताया था आप लोगों को हाइपरट्रॉफी में भी, तो यूटेरस जो है उसमें हाइपरट्रॉफी भी होता है और हाइपरप्लेसिया भी होता है। एंडोमेट्रियम आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके बाद फिर वापस से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो क्या है, एंडोमेट्रियम जो है फीमेल का, उसमें भी हाइपरप्लेसिया होता है। पैथोलॉजिकल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंडोमेट्रियम आफ्टर एस्ट्रोजन एक्सेस, एस्ट्रोजन एक्सेस होने की वजह से, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है फीमेल का, उसमें एक्सेस होने की वजह से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने लगती है, और उसमें कौन सी ग्रोथ होती है, हाइपरप्लेसिया। स्किन वार्ट्स फॉर्मेशन ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसके इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्किन में वार्ट्स होते हैं, यानी कि मस्से जो होते हैं वो क्या है, ओवर ग्रोथ ही तो है। ओवर ग्रोथ किसकी वजह से, नंबर ऑफ सेल्स उसमें बढ़ जाते हैं। तो स्किन वार्ट्स जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये किसका एग्जांपल है, हाइपरप्लेसिया का। रीजनरेशन ऑफ लीवर आफ्टर पार्शियल हिपेटेक्टोमी, यदि लीवर की हिपेक्टोमी होती है यानी कि कुछ पार्ट्स कट होते हैं सर्जरी के ड्यूरिंग, तो उस कटा हुआ पार्ट को रीजनरेट करने के लिए लीवर अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। रीजनरेट करती है तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी हाइपरप्लेसिया होती है। चलिए आगे देखते हैं एट्रोफी। तो एट्रोफी में क्या होता है, सेल का साइज छोटा हो जाता है।
तो डिक्रीज इन साइज ऑफ यूटेरस आफ्टर पार्चुरेशन, यानी बेबी के बर्थ होने के बाद यूटेरस का क्या होगा, साइज छोटा होने लगेगा, अपने नॉर्मल शेप में आएगा, नॉर्मल साइज में आएगा, तो उस टाइम पे छोटा होगा ना, तो वो क्या है, एट्रोफी। एट्रोफी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो ब्रेन होती है, उनकी ब्रेन की साइज छोटी होने लगती है, तो उसमें भी एट्रोफी हो जाती है। ठीक है। एट्रोफी ऑफ थाइमस इन एडल्ट लाइफ, और जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं हमारा थाइमस का भी साइज भी छोटा होते जाता है। ठीक है। ओस्टियोप्रोसिस विथ रिडक्शन इन बोन डेंसिटी, ओस्टियोप्रोसिस जो है उसमें क्या होता है, हमारी बोन की डेंसिटी डेंसिटी कम हो जाती है, और बोन की डेंसिटी कम होना क्या है, एट्रोफी है। पैथोलॉजिकल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस्कीमिक एट्रोफी, इस्कीमिया की वजह से एट्रोफी होना है, यानी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, किसी ऑर्गन में यदि ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वो ऑर्गन क्या होगा, डैमेज होगा, वीक होगा, छोटा होगा। ठीक है। तो ये है इस्कीमिक एट्रोफी, जैसे कि ब्रेन में जो है सप्लाई वहाँ पे कम हो जाए, ब्लड की सप्लाई, यानी ब्रेन को सप्लाई कम मिले, किस चीज़ का, ब्लड का, ब्लड कम मिलना, यानी कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन कम मिलना, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ब्रेन ब्रेन डैमेज होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, एट्रोफी हो जाएगा ब्रेन में। ठीक है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, यदि किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भी वो इंसान वीक हो जाएगा, और वीक होने की वजह से क्या होगा, एट्रोफी तो होगी, एट्रोफी होगी, मसल में वीकनेस आएगी तो क्या होगा, वो एट्रोफी तो है, जो मसल की वीकनेस हो रही है, मसल सिकुड़ रहे हैं तो क्या होगा, वो एट्रोफी है। तो न्यूट्रिशन सही नहीं मिलने की वजह से भी एट्रोफी होती है। अगला क्या है, डिसयूज एट्रोफी, डिसयूज यानी कि किसी ऑर्गन का यूज न होना, यूज नहीं होगा तो क्या होगा, एट्रोफी होने लगेगी, छोटी होने लगेगी। जैसे कि आप लोगों ने कितने लोगों को देखा होगा कि यदि कहीं फ्रैक्चर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पर पीओपी लगती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कहते हैं हम। तो प्लास्टर होने के बाद वो क्या है, वो जो लिम्ब है वो इमोबिलाइज रहेगा कुछ महीनों तक, और इमोबिलाइज होने की वजह से वहाँ की मसल वीक हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, उस मसल का एट्रोफी हो जाती है। प्रेशर एट्रोफी, प्रेशर एट्रोफी क्या है कि प्रेशर पड़ने की वजह से किसी ऑर्गन का एट्रोफी हो जाना, छोटा हो जाना। क्यों, कौन सा प्रेशर है, ड्यू टू एनी कंप्रेसिंग एंड एडजेसेंट ऑर्गन, जैसे से कि कोई ट्यूमर है, कोई मास है, यदि किसी को कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, तो ट्यूमर क्या करेगा, बगल वाले ऑर्गन को कंप्रेस करेगा, क्योंकि इसकी ट्यूमर की ओवर ग्रोथ हो रही है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, ओवर ग्रोथ, और किसी चीज का ओवर ग्रोथ होगा तो बगल वाले को दबाएगा वो, तो बगल वाला ओवर ग्रोथ होने की वजह से दबेगा और कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई सही नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो एट्रोफी होगी उस जगह की। जैसे कि इरोजन ऑफ स्कल बाय मेनिंजियोमा, मेनिंजियोमा क्या है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाना, ब्रेन में ट्यूमर होने की वजह से बगल के सेल्स क्या होंगे, डैमेज होंगे, कंप्रेस होंगे, और कंप्रेशन की वजह से वहाँ पे इरोजन होगा तो वो वीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये है प्रेशर एट्रोफी का एग्जाम्पल। मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया में हमने पढ़ा था कि वन सेल टाइप अदर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला है हमारा एग्जाम्पल कॉलमनार मेटाप्लेसिया, इसमें क्या होता है कि स्क्वेमस इपिथेलियल सेल जो है वो कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वन सेल टाइप अदर में कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, एडेप्ट करने के लिए, अपने आप को उस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए। ठीक है। तो वो स्ट्रेस क्या है, क्रोनिक स्मोकर्स, जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, बहुत बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं स्क्वेमस से कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। स्क्वेमस मेटाप्लेसिया, इसमें क्या होता है कि कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स जो हैं वो स्क्वेमस इपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा, डिस्टल एसोफेगस, यानी हमारी जो एसोफेगस है उसका डिस्टल जो पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखे, किसके वजह से देखने को मिलेगा, क्रोनिक गैग रिफ्लेक्स, कुछ लोगों का गैग रिफ्लेक्स आते रहता है, जैसे कहते हैं ना खट्टी डकार, उसकी वजह से इसोफेगस पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वहाँ के सेल्स में कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होगा, कॉलमनार इपिथेलियल जो है स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ताकि उस क्रोनिक गैग रिफ्लेक्स से बच सके, हमारे सेल वहाँ के डैमेज ना हो, इसलिए अपने आप को ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे ताकि डैमेज ही ना हो। डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया में क्या होता है, डिसऑर्डर्ड, मैंने बताया था आप लोगों को, सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाती है। इट रेफर्स टू एबनॉर्मल चेंजेस इन सेलुलर स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल के जो स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज है, उसमें क्या होगा, कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आ जाएंगे। ये क्या है, डिस्प्लेसिया, ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है। डिस्प्लेसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स, कुछ फीचर्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ इसमें डिस्प्लेसिया हुआ है। उसमें क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है उसके अलग अलग मॉर्फिज्म देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कभी ऐसा रहेगा तो कभी ऐसा रह जाएगा, कभी स्फेरिकल होगा तो कभी ओवल हो जाएगा। क्या है,
अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। इंक्रीज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, ठीक है। लॉस ऑफ बेसल पोलरिटी, और बेसल पोलरिटी भी है, वो भी लॉस हो जाएगी। बेसल पोलरिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे, मान लो आप एक को देखें, आप समझे, लॉस ऑफ बेसल पोलरिटी, इसमें क्या है कि पोलरिटी लॉस हो जाएगी। ये आप मान लें कि एक सेल है, ठीक। इस सेल में न्यूक्लियस कहाँ है? नीचे की साइड है, यानी बेसल पे है, नीचे की ओर है, बेस पे है। और ये क्या हो गया है कि यदि उसमें डिस्प्लेसिया होती है तो न्यूक्लियस बेस पे नहीं रहेगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, कहीं और आ जाएगा, यानी कि बेसल पोलरिटी को लॉस कर जाएगा। ये होता है लॉस ऑफ बेसल पोलरिटी। इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ इपिथेलियल सेल्स, और इपिथेलियल सेल्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए चैनल पे आते रहें और समझते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।